ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਮਿनिस्ट्री ਦੀ पीसी ਦੇ ਵੱਲ इसके लिए ਪ੍ਰੈਸ संबंधित ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ऑनलाइन ਜਾ ਰਹੀ ट्रेनिंग है हर रोज मटेरियल की तरह। iGOT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, उसका इस्तेमाल किया जाए। जो जिले आज केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं लेकिन हॉटस्पॉट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, उन पर भी उसी मोमेंटम और उसी अटेंशन से काम करने की जरूरत है। ये हमारे पोटेंशियल हॉटस्पॉट्स हो सकते हैं, वहां पर भी क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान के हिसाब से कार्य किया जाए। हाँ, वहां पर भी हमारा फोकस हो कि हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, सर्वेलेंस करें, क्लिनिकल मैनेजमेंट पर ध्यान दें, ताकि इन इलाकों में भी चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक कर सकें। साथ ही जो हमारे नॉन इफेक्टेड जिले हैं वो नॉन इफेक्टेड ही रहें, उन पर कार्य करने की जरूरत है। वहां पर हमें कम्युनिटी से एंगेज करते हुए अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट करना है। कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी बनाने हैं और उनके साथ ही ILI दैट इज इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सारी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस की मॉनिटरिंग करनी है, उनसे रिलेटेड टेस्टिंग करनी है। हमारा एफर्ट रहे कि इन जिलों में कभी भी कोई केस ना आए। हमें ये सारे कार्य कम्युनिटी को जोड़ते हुए, कम्युनिटी को साथ लेते हुए करना है। जैसे कि मैंने इससे पहले भी आप सबको कहा है, रिक्वेस्ट की है कि हमारे पूरे एफर्ट्स शुरू से ही समस्त समाज और संपूर्ण सरकार को मिलकर कार्य करने से रहे हैं। हमें सभी जिलों को कहा है कि वो एक जिले लेवल पर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान फॉर कोविड-19 बनाएं। जिलों को कहा गया है कि एक की फेलियर पूरे देश की फेलियर का कारण हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि कंटेनमेंट प्लान पूरे देश में हर जिले में यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट हो। सबकी इंडिविजुअल सक्सेस ही देश की सक्सेस का कारण बनेगी। हमें कॉन्स्टेंटली अलर्ट पर रहना है और हर तरीके से इस बैटल में सक्सेसफुल होना है। धन्यवाद। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द MHA प्लीज। जैसा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधि श्री अग्रवाल ने आपको सूचित किया है, कल जो माननीय प्रधानमंत्री जी का देश के प्रति संबोधन था उसमें दो अहम बातें कही गई थी। पहली ये कि जो लॉकडाउन पूरे देश में है उसकी अवधि बढ़ा के 3 मई तक करी जा रही है, और दूसरी बात ये थी कि देश के हर क्षेत्र को, चाहे वो कस्बा हो, चाहे पुलिस थाना हो, चाहे जिला हो, इन सभी क्षेत्रों में लॉकडाउन का क्रियान्वयन कैसा हुआ है उस पर उसकी एक समीक्षा की जाएगी, और जो क्षेत्र इस पे खरे उतरेंगे और जो संक्रमण की दृष्टि से और अन्य प्रकार से संवेदनशील नहीं होंगे, जो हॉटस्पॉट्स नहीं होंगे, जैसा कि मिस्टर अग्रवाल ने बताया, उन क्षेत्रों में 20 अप्रैल से कुछ राहतें दी जाएंगी, कुछ गतिविधियों में कुछ छूट दी जाएगी। तो और इस बात से ये भी साफ था कि 20 अप्रैल तक कम से कम जो अभी के गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश हैं, जो 24 मार्च के आदेश के तहत जारी किए गए हैं, वही लागू रहेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के इन दिशा निर्देशों के अनुरूप गृह मंत्रालय ने कल एक आदेश पारित किया और उस आदेश के तहत जो लॉकडाउन है उसको 3 मई तक उसको बढ़ाया गया। आज गृह मंत्रालय ने एक और आदेश पारित किया है जहां ये कहा गया है कि जो ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें जो हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन्स नहीं हैं, जो संवेदनशील नहीं हैं, वहां कुछ जो जरूरी गतिविधियां हैं उनमें कुछ राहतें दी गई हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये राहतें उन्हीं क्षेत्रों में हैं जो हॉटस्पॉट्स नहीं हैं, और इनकी 2 अलग शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि जो भी लॉकडाउन के दिशा निर्देश हैं वो उनकी कड़ी अनुपालना होनी होगी इन क्षेत्रों में, और जो भी गतिविधियां हैं जिनमें राहतें दी जा रही हैं उनको क्रियान्वित करने से पहले सोशल डिस्टेंसिंग की दृष्टि से कुछ प्रारंभिक कार्यों को लागू वहां पे करना आवश्यक है। तो ये एक आदेश आज जारी हुआ है गृह मंत्रालय द्वारा, और इसी आदेश के साथ एक कंसोलिडेटेड रिवाइज गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, जिनके तहत ये बताया गया है कि परमिटेड गतिविधियां क्या क्या हैं, उनका उल्लेख किया गया है। और उल्लेख करने के साथ साथ 2 बहुत ज़रूरी चीज़ें इन गाइडलाइंस में कही गई हैं। पहला तो जितने भी जिला अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट हैं भारत के, उन सभी को कहा गया है कि जो नेशनल कोविड डायरेक्शंस हैं, राष्ट्रीय कोविड निर्देश हैं, जैसे कि मास्क पहनना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य है,
5 से अधिक लोगों के समूह में इकट्ठा होना वर्जित है। इस तरह के जो नेशनल कोविड डायरेक्शंस हैं उनकी अनुपालना सख्ती से होगी। उसका अगर कोई उल्लंघन होता है तो उस पर पेनल्टी जारी की जाएगी। एक ये बात कही गई है इन गाइडलाइंस में। और दूसरी बात ये कही गई है कि जितने भी औद्योगिक या वाणिज्यिक या और भी कार्य स्थल हैं, वर्क प्लेसेस हैं, वहाँ पे एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल SOP जो सोशल डिस्टेंसिंग की दृष्टि से बनाया गया है और जो इन गाइडलाइंस के साथ संलग्न है, उसकी अनुपालना होना आवश्यक है। तो जो ये आज गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है, इसका जो सार है वो ये है कि जो लॉकडाउन है वो जारी रहेगा। लॉकडाउन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए किसी के मन में कि लॉकडाउन जारी नहीं है, लॉकडाउन जारी रहेगा। और लॉकडाउन जारी के रहने के साथ साथ कुछ इस तरह के कोविड डायरेक्शंस हैं या SOPs हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से, संक्रमण से अपने को बचाने की दृष्टि से, जैसा कि गृह मंत्रालय के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि लार्ज आउटब्रेक्स को कंटेन करने की दृष्टि से जो जरूरी हैं, उन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया गया है। अब मैं आता हूं कि क्या ऐसी गतिविधियां हैं, क्या ऐसे क्षेत्र हैं जहां राहतें दी गई हैं। तो इसमें प्रमुख है ग्रामीण विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट टू द रूरल इकोनॉमी। इस दृष्टि से सर्वप्रथम जो मनरेगा में काम करना चाहते हैं, ग्रामीण इलाकों में जो भी मजदूर हैं जो मनरेगा के कामों में संलग्न होना चाहते हैं, सम्मिलित होना चाहते हैं, उन सभी को अब एक रास्ता मिलेगा सम्मिलित होने का। लेकिन इसमें भी ये शर्त है कि उनको मास्क पहनने होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग उनको ऑब्जर्व रखनी होगी। लेकिन मनरेगा के काम में मनरेगा के तहत जो है वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज अब अवेलेबल होंगी। और इसी के साथ साथ ये भी जोर दिया गया है कि जो मनरेगा के काम हैं उसमें ज़्यादा प्राथमिकता, ज़्यादा प्रायोरिटी जो सिंचाई के काम हैं, जो जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन के काम हैं, उसमें देनी चाहिए, उसमें देनी पड़ेगी। दूसरी बात है कि जो कृषि क्षेत्र है, जो हमारी पहले के गाइडलाइंस थी उसमें भी लगभग हमने पूरे कृषि क्षेत्र को खोला हुआ था। कृषि क्षेत्र में जितनी भी गतिविधियां हैं उसमें जो भी लोग संलग्न हैं, जो भी कर रहे हैं वो कर सकते हैं। ये इस तरह के दिशा निर्देश थे। उन्हीं को हमने फिर से रिपीट किया है और उसके साथ साथ ये भी कहा है कि प्रोक्योरमेंट और मार्केटिंग का जितना भी डिसेंट्रलाइजेशन हो सके, जितना भी विकेंद्रीकरण हो सके, उतना स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज वो करें, जिससे कि किसानों को जो खेती करते हैं उन सभी लोगों को अपने विपणन में या खरीद में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। इसके अलावा पशुपालन, मछली पालन, बागवानी के पूरे इकोसिस्टम में भी लोगों को काम करने की अब अनुमति मिलेगी। और विशेषतः मैं कहना चाहूँगा कि एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन में जो जितनी भी गतिविधियां हैं, जो सप्लाई चेन्स हैं, उसमें अब काम किया जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में जो रूरल इंडस्ट्रीज हैं, जो ऐसे उद्योग हैं जो ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं, यानी कि जो म्युनिसिपल बाउंड्रीज के बाहर हैं, उनमें भी अब काम करने की छूट है। लोग बाग वो सब काम कर सकते हैं। और इसमें फूड प्रोसेसिंग पे बल दिया गया है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो हैं उनको उनमें अब काम करने की उनको अनुमति है। कॉमन सर्विस सेंटर्स कई हैं ग्रामीण इलाकों में, जहां से लोग बाग आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जो बिल्स इत्यादि हैं उनका भुगतान कर सकते हैं, उनको भी अब चालू रखा जा सकता है। स्वास्थ्य का जो सारा, हेल्थ का जो सारा इकोसिस्टम है वो चालू है। उसमें कोई भी गतिविधि नहीं है जिस पर कोई रोक है। और ये बहुत अहम है इस आज के परिप्रेक्ष्य में, जब हम पूरा देश जो है संक्रमण के अगेंस्ट जो है ये लड़ाई लड़ रहा है। तो इसको भी हमने इन गाइडलाइंस में इस चीज़ को भी स्ट्रेस किया है। जो एसेंशियल गुड्स हैं, आवश्यक सामग्री हैं, उनकी भी जो सप्लाई चेन है या जो दुकानें हैं, जो किराना की दुकानें हैं,
जो नेबरहुड्स की जो दुकानें हैं वो खुली रह सकती हैं या एसेंशियल गुड्स बेच सकती हैं, जिससे कि आम नागरिकों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो ये मैंने आपको बताया संक्षिप्त में कि जो हमारी आज की गाइडलाइन इशू हुई हैं उनके पीछे उद्देश्य क्या है, उसमें हमने क्या शर्तें रखी हैं, क्या हमारा ओवरराइडिंग ऑब्जेक्टिव है कि जो संक्रमण के दृष्टि से जो सेफ्टी या जो सुरक्षा की ज़रूरतें हैं उनको किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, और कुछ जो अहम गतिविधियां हैं जिसमें राहतें दी गई हैं उसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया है। धन्यवाद। ऑनलाइन क्वेश्चन है फॉर ICMR। हैज इट बीन नाउ फाइनलाइज्ड that the novel coronavirus originated due to bad